अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो आज बड़ी डेवलपमेंट ये देखने को मिली कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसका मकसद स्ट्रेट में फंसे मुख्तलिफ ममालिक के कार्गो शिप्स को निकालना था, इसको चंद घंटों के बाद ही रोकने का ऐलान कर दिया। इसका मकसद उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर तो यही बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर मेजर डेवलपमेंट हुई है और इस ऑपरेशन को पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, इनकी दरख्वास्त पर रोका जा रहा है। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर इसने अमेरिका के मुजव्वज़ा मुआहदे को कबूल ना किया तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन बमबारी की जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से जिस तरह कुछ घंटों पहले तक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन इस ऑपरेशन को मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे और इसे अमेरिकन नेवी की बरतरी साबित कर रहे थे, इसने इनकी पोजीशन पर सवाल ज़रूर उठा दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत के मालिक हैं और इनके फैसलों को रैशनल नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस खबर को मार्केट ने बहुत मुस्बत अंदाज में लिया और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में भी 10% तक की कमी देखने में आई। ब्रेंट क्रूड $100 से नीचे आ गया। इस हवाले से एक्सियोस ने भी ये रिपोर्ट किया कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी के खात्मे के लिए एक MOU साइन करने के करीब पहुंच चुके हैं और 48 घंटों में एक मेजर डेवलपमेंट की तवक्को की जा रही है। अब इस न्यूज़ को दोनों तरफ से किसी ऑफिशियल ने तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन इसमें एक बड़ा क्लेम ये किया गया कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी किसी दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र करने पर आमादा हो चुका है। इसके बदले अमेरिका ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स रिलीज़ करेगा और पाबंदियों में बदतरीज नरमी की जाएगी। बहरहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन ना होने की वजह से या अभी तक जो कुछ होता रहा, इस पर यह तो क्लेम नहीं किया जा सकता कि हमें फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि दोनों ममालिक ग्रेजुअली किसी मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो चीन के दौरे पर मौजूद हैं, इसके हवाले से भी ये रिपोर्ट किया गया कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू करवाने में ताउन करने के लिए चीन की आमादगी का इजहार कर दिया है। अब ये सालिसी जिसमें चीन भी शामिल होने की ऑफ़र कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब मौजूद हैं, आप दिफाई तजिया निगार हैं, और जॉर्ज सलीम साहब मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने देखी है होते हुए, जिसके बाद जो प्रोजेक्ट फ्रीडम की बातें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको भी रोक दिया गया और अब ये भी जो आलमी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि कोई 1 पेज का MOU तैयार हो चुका है और बहुत करीब पहुंच चुके हैं दोनों फरीकैन इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने के। तो क्या कह सकते हैं हम कि इज़ द वॉर प्रैक्टिकली ओवर? आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल मुजम्मिल साहब, दोनों जो कंटेंडर्स हैं अमेरिका और इजराइल एंड ईरान, वो लोग चाहते हैं कि अब ये जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दोनों जो है ना एक स्टेलमेट की सिचुएशन में आ चुके हैं कि अब ना जंग एक्चुअल हो रही है और ना ही पीस है। और जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुई है और उसके ऊपर जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, उससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह शटर हो चुकी है। और ख़ास तौर पे जो अमेरिका के हलीफ हैं, जो कि यूरोप में और फार ईस्ट में हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, उनको बेइंतहा नुकसान हो रहा है, इंटरनली भी और इकनॉमिकली भी। सो मेरे ख्याल में ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो कलीदी रोल है वो पाकिस्तान ने अदा किया है, क्योंकि जब सारे मुल्क थक चुके थे, पाकिस्तान फिर भी तनदुई से ये अपनी ये मीडिएशन का रोल करता रहा। और मेरा ख्याल है कि जो है कि अब ये मुआहदा होने के करीब है। लेकिन सही साहब, साथ साथ ये भी कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ये अग्रीमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो हम बॉम्बिंग करेंगे वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। तो फिर इसको रेटरिक ही समझें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बहुत से बयानात माजी में दिए हैं, या ये एक एक्चुअल प्रेशर है ईरान के ऊपर? जी देखिए, ये प्रेशर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अमेरिकन कैपेबिलिटी तो है कि अगर वो विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड अगर वो इंटेंसिव बॉम्बिंग करना चाहते हैं मुजम्मिल साहब, तो वो कर सकते हैं।
लेकिन ईरान को भी इस चीज़ का एहसास है कि अब जो है ऑलरेडी उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और वो खुद बता चुका है कि कोई $270 बिलियन का उसका इकोनॉमिक नुकसान हो चुका है। सो अगर बगैर यानी कि अमेरिकन बॉम्बिंग के कोई पीस डील हो सकती है तो वो उसके लिए भी बहुत बेहतर है। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों का ये मेरा ख्याल अब उनका वो अब रोजाना एक उठ के एक नई स्टेटमेंट देते हैं। बस हमें ये दुआ करना चाहिए कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जिससे ईरानी जो है वो फिर जो है ना नाराज होके जो अब डील करने जा रहे हैं उस डील से दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुज़ाकराती अमल के दौरान तो सैनिटी प्रिवेल्स, एग्जैक्टली जो डिस्कशंस जारी हैं, सैनिटी प्रिवेल्स एंड द वर्ल्ड कम्स बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे हुज़ैफा साहब, इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे जो शहरी हैं ना, वो आपकी तरफ से किसी खबर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक्सियोस जो अमेरिकन प्रेस हाउस है उसकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि 48 घंटों में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। फिर हमें पता है कि 14-15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना भी जाना है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि चीन जाने से पहले वो पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। तो इम्कानात मौजूद हैं इसके, दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है इस्लामाबाद में? देखिए, बहुत शुक्रिया जी मुज़म्मिल साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से आवाम के सामने रख सकूँ। पहली गुज़ारिश तो ये है कि लोगों के ज़हन में शायद होगा, लेकिन आप तो ज़ाहिर है खुद बाख़बर हैं, लेकिन मासेज़ ये समझ रहे हैं कि शायद जो इस्लामाबाद में डायलॉग 1 हुआ था एपिसोड, उसके बाद डायलॉग 2 अगर नहीं हुए तो चीज़ें वहीं रुक गईं। ऐसा नहीं है। दोनों ममालिक की जो ज़ाहिर है टेक्निकल टीम्स हैं, वो बैकडोर रवाबित भी हैं और पाकिस्तान भी उसमें अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। और ज़ाहिर है जो चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं या अभी तक जंगबंदी मौजूद है, तो लामहला मुज़ाकराती अमल जो है वो ये कह सकते हैं आप कि जो बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे टॉप लीडरशिप के दरमियान, वो ज़रूर थोड़ा-सा डिले हुए हैं। लेकिन जो दोनों ममालिक की टेक्निकल टीम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो ज़रा चीज़ें चल रही हैं। और ये कहना कि अगले 48 या 72 घंटों में इस्लामाबाद दोबारा जो है पूरी दुनिया की जो है वो मरकज़ निगाह हो सकता है। बिल्कुल इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये ज़रूर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि कोई इस किस्म का लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमने एक मनसूबाबंदी की है जिससे कम से कम जो इस्लामाबाद और पिंडी के शहरी हैं, उनकी दिक्कत जो है कम से कम हो और बहुत ही महदूद टाइम के लिए हो। तो इस हवाले से लोगों को जो है वो मुतमईन रहना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। इत्तला पहले आई कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ लाए जेडी वैंस साहब। फिर आपको याद है कि उसी के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1-2 जगह स्टेटमेंट दी कि इट माइट बी पॉसिबल कि मैं भी मुज़ाकरात के सेकंड राउंड के किसी एक फेज में जा सकता हूँ। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए या इवन के भारत या किसी की बात कर लें या कतर, सऊदी अरेबियन, सबके लिए ये एक बड़ी बात होती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आना है और अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत ज़ाहिर है एक एक्सट्रीम लेवल की होती है। इसलिए वो सारा आपने देखा कि लॉकडाउन हो गया, 20-25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर तरह की मूवमेंट बंद कर दी गई। लेकिन लामहला वो चीज़ें हमारे बस में नहीं थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब हमने ज़ाहिर है इसके हवाले से अगर दोनों ममालिक एक डेडलॉक के बाद जो है टॉप लीडरशिप आकर बैठती है या जो डिले है वो ख़त्म होता है, तो लामहला इतना लंबा टाइम नहीं होगा, 2 या 3 दिन होंगे। और उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कंट्रोल किस्म का जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाए, जिसमें लोगों का जो है वो उनकी आसानी को भी देखा जाए और ज़ाहिर है जो हमारे मौजूद मेहमान आ रहे होंगे उनकी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ ना की जाए जी। नहीं, लेकिन हुज़ैफा साहब, जो एयरफोर्स 1 का प्रोटोकॉल है उसमें तो 2 से 3 रोज़ पहले से ही बहुत ही हाई प्रोफाइल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं। सो इफ़ इट्स दैट क्लोज, तो फिर पार्शल या फिर कोई ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें आप बात कर रहे हैं कि रूटीन की लाइफ भी चलती रहेगी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी हो जाएंगे, वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाई देती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने कहा कि चूंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो जहाज है एयरफोर्स 1, जाहिर है जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनका जाहिर है अपना एक, इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट की तो जो हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे साबिक एयर वाइस मार्शल साहब, वो एग्री करेंगे शायद इस बात से कि उनका तो इवन के जिस मुल्क में वो जाते हैं, जब वो वहां से फ्लाई करते हैं उस मुल्क में लैंड कर रहे होते हैं, इवन के एयर के अंदर भी एक अलहदा जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाया जाता है, जो कि बहुत कम यानी देखने में आता है। तो ये तो फिर जमीनी मामला तो फिर ज़रा उससे आगे चला जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपने कहा ना कि एक लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन होगा, तो 2-3 दिन की बात तो समझ आती है। मेरे ख्याल से शहरी भी उस पर जो है समझौता कर लेंगे
और ज़ाहिर है बर वक्त उन्हें इत्तला दे दी जाएगी, एक प्लान सामने आ जाएगा। वो जो गूम की कैफियत है कि सेकंड फेज शुरू होगा और पता नहीं कितने दिन चलता है, बीच में किसी भी एक मरहले में, किसी एक स्पेल में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप आ सकते हैं। वो फिर ज़ाहिर है हमारे लिए एक लंबा काम हो गया, 10-12 दिन का पीरियड था। अगर अब अगर आगाज़ होगा तो उसकी पेशगी ज़ाहिर है हमें इत्तला दी जाएगी, और वो अगर 2 या 3 दिन के लिए हमें करना पड़ा तो लामहला आप जितने भी दोस्त हैं जो इस्लामाबाद के मौजूद, बाकी जो शहरी हैं, आप तो खैर यू आर बेस्ड इन लाहौर, तो वो ज़ाहिर है इस बात में तो समझौता कर लेंगे, लेकिन वो लंबे अरसे वाला काम नहीं होगा। और हमारी ये कोशिश ये होगी कि कम से कम सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद को ही जो जिस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जाए, जो पहले ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात थी पिंडी में, इसके अलावा ताजिरान को जो मुश्किलात थी उन्हें ऑन बोर्ड कर लिया जाए, और पिंडी को जो कम से कम वो हिस्सा पिंडी का जो कि इस्लामाबाद से टच नहीं कर रहा, उसे से एग्जाम्पशन मिल जाए। सही, बिल्कुल फेयर इनफ। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी होगी जिसकी आप बात कर रहे हैं सईद साहब। इसके अलावा जो एक्सियोस का एक हमने देखा है एक्सप्लेनेशन जो रिपोर्ट आती है, अब उसमें इस इम्कान का इजहार किया गया है कि हो सकता है कि ईरान ये भी एक्सेप्ट कर ले कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यहाँ से ले जाएं और ईरान जो है उसको गिव अप कर दे इन एक्सचेंज ऑफ ऑल द फ्रोजन एसिड्स, जो कि कहा जाता है कि 100 अरब डॉलर के करीब के जो उनके ज़खायर बाहर पड़े हुए हैं जो सैंक्शंस की वजह से फ्रीज़ हो गए। तो आपको लगता है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि जो हॉक्स हैं ईरान के अंदर या IRGC के जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो तो इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ईरान के लिए भी कि अपनी सारी लीडरशिप को कन्विंस कर ले, वन पेज पर ले आए ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है इस मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि प्रोबेबली कुछ भी हो जाए, ईरानियंस जो हैं वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक तरीके से फिर एक सिग्नल ऑफ डिफीट उनके लिए हो जाएगा। और देखिए, वॉर ऑफ परसेप्शंस में ईरान ऑलरेडी ये वॉर जीत चुका है, और ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि वो इस विक्ट्री को डिफीट में तब्दील कर दें, किसी भी ऐसी चीज़ को मान के जो कि बाद में अमेरिका उसके ऊपर यानी कि कोई पॉलिटिकल गेन्स हासिल कर सकें। लेकिन अगर यही एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अगर रशिया के हवाले कर दिया जाए, जैसे कि वो 2015 में भी मुजम्मिल साहब कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल है कि ईरान को कोई एतराज़ नहीं होगा और उसके बदले रशिया उनको एनरिच्ड यूरेनियम दे दे ताकि उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो चलते रहें। नहीं, और 12 से 15 साल का जो कैप बताया जा रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये एग्रीएबल है ईरान के लिए? क्योंकि अमेरिका कहता है 20 साल के लिए प्रोग्राम बंद करें अपना। जी, मेरे ख्याल में कि कोई मिड वे 8 to 10 ईयर्स के ऊपर मुआहिदा हो जाएगा, और उसके ऊपर क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी एक फतवा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते मुजम्मिल साहब, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये चीज़ इतनी बड़ी स्टिकिंग पॉइंट नहीं होगा अगर उनको क्या कहते हैं वो पैसे मिल जाते हैं जो उनके फ्रोजन हैं। देखिए, जहाँ तक यानी कि यूरेनियम को एनरिच करना है फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस, मेरे ख्याल में ईरान अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन वो ज़रूर क्या चाहेगा कि उसकी साइट्स खुली रहें और वो न्यूक्लियर एनर्जी भी हासिल करता रहे। अगर उनके ऊपर इंटरनेशनल वॉचडॉग बैठा हुआ है तो मेरे ख्याल में जिस तरह पहले 2015 में जो मुआहिदा हुआ था, अगर उस मुआहिदे की तरह का एक मुआहिदा हो जाता है तो ये एक विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए। एक और डिफ़िकल्ट स्टेप जो मैं समझता हूँ कि वो शायद ना माने, वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट किया जाए जिसके अंदर प्रेसिडेंट मसूद और प्रेसिडेंट ट्रंप आए, क्योंकि वो जो हार्ड लाइनर्स के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि जब ये टॉक्स ब्रेक डाउन हुई थी और ब्लॉकेड लगा था, तो उस वक्त भी जो हार्ड लाइनर्स थे उन्होंने इसी पॉइंट को लिख के सुप्रीम लीडर को भिजवाया था कि जी कि हम किस तरह उस शख्स से हाथ में ला सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर जिसने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया हो।
सो ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होगा। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट रहना चाहता हूं मुजम्मिल साहब, और मैं चाहता हूं कि कोई भी मुआहदा हो जाए जो दोनों कंट्रीज अपने अपनी इलेक्टोरेट को बेच सकें, वो हो जाना चाहिए, ताकि दुनिया जो है वो एक नॉर्मलसी की तरफ जा सके। अनफॉर्चुनेटली किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जो जंग है ये रीजन से बढ़ के एक पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन जाएगी। और इस वक्त दुनिया में बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत मसाइल हैं और हम सबको पता है उनका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, ये बेशक पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी वॉचफुल, अपने बयानात में भी या जो सिफारती तरीक़ाकार जो अप्रोच इख्तियार की पाकिस्तान ने, लेकिन इंडिपेंडेंटली आस्किंग यू कि ये जो जंग नाफिज हुई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, इसके पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं थे। पहले रजीम चेंज की बातें की गई, उसके बाद में एटमी हथियारों का जिक्र आ गया, फिर आपने हॉर्मुज़ खुलवाने की बात शुरू हो गई। तो अब आकर ग्लोबल इकॉनमी ने इतना बड़ा डेंट लिया है, पाकिस्तानियों ने भी इस हीट को फील किया है जो इस जंग ने पैदा की है। बेशक अब हम सुन रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड की कीमत नीचे आई है, $100 के अराउंड तक पहुंच गई है, लेकिन वो आवाम को मुंतकिल कब होगी, पहला सवाल ये। और दूसरा, ये जो सेंसलेस वॉर थी, इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन की फॉर्म में डिफ़िकल्टी ज़्यादा देखी है, या हमारे सिफारती जो महाज के ऊपर जो हमारी अप्रोच रही है या फिर एफर्ट्स रही हैं, उससे आपको लगता है कि आपका जो नैरेटिव है वो पहले से बेहतर हो गया है? क्योंकि डिस्कशन तो यही है कि आलमी मंजरनामे पे जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये जो अफेक्ट इस वॉर का आया, इसे कंट्रोल करने में अभी वक्त लगेगा। तो कुशन है पाकिस्तानी हुकूमत के पास कि जो महंगाई हुई, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका मजीद ना पहुँचे आवाम तक? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि यू हिट द नेल ऑन द हेड। बड़ा आपने अहम सवाल किया। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी इस मौजूदा सिनेरियो में, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और वो जो ख्वाब था प्रेसिडेंट अयूब का कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उन्होंने किताब भी लिखी जब वो जॉन एफ कैनेडी से मिलकर वापस आए। लेकिन वो ख्वाब जो है किसी दौर में शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। उनके बाद जनरल ज़िया आए, जनरल जहांगीर करामत, मिर्ज़ा असलम बेग, जनरल मुशर्रफ, उसके बाद जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ, जनरल बाजवा। लेकिन वो ख्वाब जनरल जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में शर्मिंदा ताबीर हुआ। और वाकई अमेरिका खुद कहता है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका हमारा मास्टर नहीं है। लेकिन जो सवाल आपका बड़ा अहम है वो ये है कि क्या अवाम को उसके कुछ सम्राट मिल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि अवाम ने हमें मैंडेट जो दिया है, लामाला मेरे मुल्क को इसका बड़ा फायदा होना है और हो भी रहा है। लेकिन अवाम का बेसिक मैंडेट जो मुझे मिला है, जो हमारी गवर्नमेंट को मिला है, वो यही है कि हम उन्हें बेसिक नेसेसिटीज में रिलीफ दें, अशे खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दें, बिजली की कीमतों में। और लामहला इस जंग की सूरत में हम पर ये बोझ बढ़ा है और एक अमूमी तासुर ये है कि हमने कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमत ऊपर चली गई, लोड शेडिंग थोड़ा सा शुरू हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत 250 से 400 पे चली गई। दीज आर द फैक्ट्स। इसको निगेट नहीं कर सकते। रेडी बान जो एक है, वो रेडी बान इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कितना मजबूत हुई है, दुनिया का आप टोटल सेंट्रल बन चुके हैं। इस वॉर के बाद के जो इफेक्ट्स हैं आप उससे बेनिफिट उठाएंगे। अगर आप ईरान से भी क्रूड ऑयल लेना शुरू कर देते हैं, सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, उसका लामहला हमारी मईशत को यानी दूर रसनताई तो बहुत मुस्बत है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि अवामी पल्स पे अगर हाथ रखी जाए तो अवाम ये समझती है कि इस वॉर की सूरत में हुकूमत ने ठीक है सफारती महाज पे बहुत कुछ गेन किया होगा, लेकिन मौशी महाज के ऊपर अवाम पे बोझ आया है। हम इसे एडमिट करते हैं और मैं समझता हूँ कि जंग की जो सूरत हाल है, किसी तरीके से भी ये कहना मुनासिब फिक्रा नहीं होगा कि हमने बहुत कुछ इसमें हासिल किया। ठीक है, जो भी हासिल किया वो थ्योरेटिकल बातें हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि एक आम आदमी पे, मिडिल क्लास पे शदीद बोझ आया है। बल्कि मिडिल क्लास तो मेरे ख्याल से लोअर मिडिल क्लास हो चुका है। आपका जो ऊपर वाला तबका यानी एलिट से नीचे वाला, वो मिडिल क्लास में आ गया। ये फैक्चुअल बातें हैं और आप कोशिश कर रहे हैं यानी बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मैं इस पे ज़रा हमारा जोर भी है। पीएम साहब खुद इस पे बड़ा कंसर्न है कि जिस तेजी से पेट्रोल मसनूआत की कीमतें ऊपर गई हैं, हमें लामहला उसी तेजी से नीचे लाना होगी। अदरवाइज जाहिर है जिन लोगों ने हमें इस बात का मैंडेट दिया है, अगर ये चीजें नीचे ना आई तो महंगाई ज़रा बढ़ेगी और उसके ज़रा असरात आम आदमी पर आएंगे और आम आदमी का एंगर जो है वो बढ़ेगा। नहीं हुज़ैफा साहब, इसके अलावा चले मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, ना कि ऐसा होना चाहिए कि हम किसी कंट्री को सिंगल आउट करें, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस जंग के इफ़ेक्ट की वजह से जो रेमिटेंसेस थे उसमें भी कमी वाक़ हो सकती है। उसकी वजह यह है कि गल्फ़ के अंदर भी हालात ख़राब हो गए, वहाँ भी हमने देखा कि अमन व अमान की सिचुएशन पैदा हो गई।
तो पाकिस्तान की ओवर रिलायंस रही है ओवर द ईयर 70s से लेके अब तक। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लेबर है या जो अनस्किल्ड लेबर है वो सारी गल्फ़ की तरफ जाती है। तो इस पे तो फिर आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, या तो स्किल्ड लेबर हो हमारे पास जिनको हम यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में भेज सकें, अदरवाइज़ ये जो डिपेंडेंस थी हमारी ये तो मज़ीद मसाइल नहीं पैदा कर देगी इस जंग के बाद। नबी साहब, आपने और वो सहाफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए बिटवीन द लाइन्स आपने वो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। मैं सारी आपकी बातों से एग्री करता हूँ। ज़ाहिर है आपकी तो बहुत कम ज़ाहिर रिस्ट्रिक्शंस है, मेरी तो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है मैं जो बात करूँगा वो हुकूमत का वर्शन बन जाएगा। तो लेकिन आप बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल रेमिटेंसेस बिल पे फ़र्क पड़ सकता है और पड़ेगा। वही बात है ना कि देखिए एक घर का जो सरबराह होता है, वो अगर बच्चों के लिए सेविंग्स इकट्ठी कर रहा हो, बच्चों को तो यही लगता है कि मेरे ऊपर बोझ बन रहा है। ठीक है, 20 साल बाद सेविंग्स का उन्हें फ़ायदा होता है। यही आम आदमी की सूरत-ए-हाल है, हमारी मईशत की सूरत-ए-हाल है। अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको ये लग रहा है कि मेरा क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है। वो ज़ाहिर है बाद में ज़रा उसे फ़ायदा मिलना है, लेकिन अभी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी जो आपने बात की कि स्किल्ड लेबर जो है हम यूरोप में, इटली को बहुत ज़रूरत है, बाकी ममालिक में, हमें ज़ाहिर है अल्टरनेट्स बनाने पड़ेंगे। और ज़ाहिर है वो हमारा एक बिरादर मुल्क है, अल्लाह करे उससे हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम रहें, मज़ीद मज़बूत हों, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक पर वैसे भी आपको तवक्कुल नहीं करना चाहिए। और आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो रेमिटेंसेस बढ़ी थी, इस वॉर की सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है नए दोस्त बनते हैं, नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनते हैं, कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं दोस्त, कुछ टेम्परेरी नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन उस पे आपकी इकोनॉमी का ज़ाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। और ज़ाहिर है जो आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फ़र्क है, वो डॉलर की वजह से बनता है कि डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा हो, और यही रेमिटेंसेस जब आपके मुल्क में आ रही होती हैं, तो वो कवर हो रहा होता है, कम से कम डॉलर आपके मुल्क में आ रहा होता है, रुपए की कदर कमज़ोर होने का इम्कान बढ़ जाता है। सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी सब बातें, आपने इतना जो है ना गहराई से सारी बात की है कि मेरे पास जवाब देने को कुछ नहीं है। बस मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ। ठीक ठीक है, बिल्कुल फेयर इनफ। इस पे सईद साहब एक और चीज़ जो कि कहा जाता रहा है कि इस मुआहदे की राह में हायल रही है, वो वही कंसेंसस का इशू जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो हमने ये देखा कि अरागची साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ बयानात आए, लीडरशिप का जो क्राइसिस है या कम्युनिकेशन की स्लोनेस है ईरान के अंदर, उसे भी ज़िम्मेदार ठहराया जाता है ओवरऑल इस प्रोसेस को स्टॉल करने का। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको लगता है कि रिट का कम से कम वहाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक बहुत मैसिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ईरान के अंदर भी, और इस जंग के बाद तो आपको पता है कि वहाँ पर जो पासदारान इनकलाब हैं वो फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं, और नेवल मूवमेंट्स पर भी उनका व्यू पॉइंट मुख्तलिफ था, उन्होंने खुल के इस बात का इजहार किया। तो अब ये कितना बड़ा स्पॉइलर बन सकता है अगर इवेंचुअली ये डील नहीं होती, तो तब क्या सिनेरियो आप इन्विजन कर रहे हैं विच कुड चेंज गल्फ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ईरान? मुजम्मिल साहब, मेरा ज़रा ओपिनियन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस में और मिलिट्री के दरमियान एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना एक्चुअली हेल्दी होता है नेशनल स्ट्रेटजी बनाने के लिए। अगर आपको अगर दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हों तो एक्चुअली कई मरतबा आप गलतियाँ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईरान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है सुप्रीम लीडर का। अगर बेशक कितना ही पासदारान इनकलाब और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके दरमियान पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो, जो फाइनल डिसीजन होता है वो सुप्रीम लीडर का होता है। ये जो इससे पहले हम देख रहे थे कि ज़रा थोड़ा सा डिले आ रहा था, वो प्राइमरीली इसलिए था कि ईरान के अंदर एक तो वो अपने सुप्रीम लीडर को सेफगार्ड कर रहे थे फ्रॉम एन इजरायली अटैक, वन। नंबर टू, जो खबरें निकली थी कि शायद जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई हैं वो शायद उनकी सेहत भी अच्छी नहीं थी इनिशियल अटैक के बाद, तो वो जो है रिकवरी फेज में है। लेकिन जो है आप जो ये जो रिसेंट जो प्रपोजल्स आई हैं ईरान की तरफ से, अगर आप मुजम्मिल साहब उसके अंदर देखें तो ईरान ने को ये बिल्कुल एहसास हो गया है कि अगर उसने भी इस इलाके के अंदर पीसफुली रहना है तो उसको अपने नेबर्स का ख्याल करना पड़ेगा। इसीलिए वो बार बार बात कर रहे हैं एक नए सिक्योरिटी सेटअप का पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। मेरे ख्याल में कि जब भी ये जंग ख़त्म होगी हम एक नया मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पर एक नया मिलिट्री सेटअप इस इलाके में देखेंगे, और उसके अंदर उस जो सिक्योरिटी सेटअप के अंदर शायद जो है मुस्लिम कंट्रीज़ का रोल ज़्यादा हो और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का रोल है वो कम हो। और अगर वो चीज़ हो जाती है
कि जिसमें हम एक नए सिक्योरिटी सेटअप और एक नए गल्फ की बुनियाद रख सकते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो एक इनिशियल सेटबैक है जिसके बारे में आपने हुज़ैफा साहब से पूछा था, उससे बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपना जो है ना नॉन स्किल्ड वर्कर गल्फ कंट्रीज में भेजा था। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि हम अपने स्किल्ड वर्कर को भी वहाँ भेज सकते हैं। और जिस तरह कुछ कंट्रीज़ ने, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन कंट्रीज़ ने अपने आप को एक्सपोज किया है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, मेरे ख्याल में उस कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने लोगों को गल्फ के अंदर एक लंबे अरसे तक रखने के लिए। लेकिन सही साहब, आपने ये भी कहा ना, आपने ये कहा कि नए गल्फ की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो टग ऑफ वॉर रही है गल्फ की लीडरशिप की, उसमें इजराइल भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद हम एक्सपैंड कर जाएंगे, हमारा ऑर्डर चलेगा वहाँ पर। फिर ओपेक के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही थी सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएई, उसका भी फॉल आउट हमने देख लिया। फिर ईरान भी अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं उसके तहत, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास है, हुतीज़ हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करता रहा है गल्फ को। तो ये बैलेंस ऑफ पावर पैदा हो गया इस जंग के नतीजे में, या फिर ये रेस जारी रहेगी गल्फ को डोमिनेट करने की आफ्टर दिस वॉर और अ प्रोबेबल एग्रीमेंट एज वेल? देखिए मुज़म्मिल, मेरे नहीं ख्याल में कि इजराइल जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद गल्फ के अंदर इतना इफेक्टिव होगा जितना वो इस जंग से पहले था। जो पैरिटी या आप कह रहे हैं कि बैलेंस आएगा ना, वो बैलेंस बेसिकली आएगा ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच में। सही। इससे पहले बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ द वेस्टर्न पार्स, मुसलमानों के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा किया गया था, ना सिर्फ फिरका वारियत की बेसिस के ऊपर बल्कि एथनिक बेसिस के ऊपर भी, यानी कि अरबी और अजमी होने के ऊपर भी। लेकिन इस जंग ने दोनों पार्टीज को यह बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अगर आपने इस इलाके के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है अपने अपने मुल्क के लिए, ठीक है ना, तो आपको एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से रहना होगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान डोमिनेट करे गल्फ को, और नहीं ये हो सकता है कि गल्फ जो है वो वेस्टर्न पार्ट्स के साथ मिलकर ईरान को अंडरमाइन करे। सो एक बैलेंस लाना पड़ेगा। उस बैलेंस को लाने के लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक जो हैं वो एक बहुत कलीदी किरदार इंशाल्लाह आगे अदा करेंगे। सही, ठीक है ना। और उसके अंदर हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बिल्कुल, जिसको जो हम अपना स्किल्स, ठीक है, जिसको मॉडर्न जो हम अपना स्किल्ड जो हमारे मैन पावर है ना, उसको हम इन कंट्रीज में भेज सकते हैं। ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जौहर साहब, ये जो पोटेंशियल डील की बात हो रही है 48 घंटे में, क्या लगता है किन लाइंस के ऊपर हो सकती है? मिसाइल प्रोग्राम का इशू रहा है ईरान को, उसे कैप करने की बात की जाती है, फिर सिविलियन ग्रेड यूरेनियम की बात की जाती है, या एयरलिफ्ट करने की बात की जाती है जो एनरिचमेंट हो चुकी है जिस मवाद की उसको। तो व्हाट कुड बी अ गुड डील फॉर ईरान? सैंक्शन का हट जाना, जो बैरून मुल्क कसासे पड़े हुए हैं उनका वापस आ जाना, लेकिन अमेरिका के लिए JCPOA से बेहतर डील कोई सिनेरियो बन सकता है, या आपको लगता है कि एट बेस्ट यही होगा कि हॉर्मज़ खुल जाएगा और जौहरी प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, यही अमेरिका के लिए एक अच्छी डील है? जी देखें, बिल्कुल इस पे मैं तो खैर 12 पहले भी कहा था कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है शुरू में वो हो सकता है। ये मेरे ख्याल कुछ हफ्ते पहले जब यहाँ पे इस्लामाबाद में उस वक्त सारी टॉक्स भी हो रही थी, उस पर भी मेरा तबसरा ये था कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मैं समझता हूँ हो सकता है। एक जामे एग्रीमेंट सारी चीज़ों पे बहुत मुश्किल होगा, और उसमें एक रहनुमा असूल मुतय्यन हो जाए, जिसके बाद बाकी जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हैं, जिस तरह न्यूक्लियर है या जो बाकी आपने प्रॉक्सीज की बात की है या मिसाइल्स की प्रोग्राम और ये सारे, तो फिर दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात के जी आप ड्रॉ डाउन करें मिलिटरीली यहाँ से, जो भी सारी चीज़ें उसमें हो। तो जो शुरू का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसमें क्या हो? उसमें ये हो कि जी ठीक है, अब ना हॉर्मज़ खुल जाए, ब्लॉकेड लिफ्ट हो जाए, परमानेंट सीज फायर हो जाए। अच्छा, साथ ही फिर ये है कि जो है ना एक अमेरिका की एक उसमें तो उनका रिजर्वेशन होगी, जो मेरे ख्याल अभी भी वो लेके आए हैं बीच में, वो ये है कि अगर उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं न्यूक्लियर इशू पे और बाकी मिसाइल पे, तो उस दौरान में ईरान ये कमिट करे कि वो एनरिचमेंट नहीं करेगा, ज़ीरो एनरिचमेंट पे उस वक्त तक रहेगा, उस वक्त तक यूरेनियम की अफजूदी नहीं होगी। और दूसरा ये कमिट करे कि वो जो 440 किलोग्राम जो 60% तक समझा वो कहा जा रहा है कि अफजूदा यूरेनियम है,
जो कि अभी वो वहां पे दबा हुआ है, वो जो अफसूद फर्दू और नातांज और ज्यादातर इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट है, तो उसको वो एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको रिट्रीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत अहम है इसलिए कि जंग जब शुरू हुई थी तो शुरू भी इस बात पे अचानक हुई थी कि जी अमेरिकन को और इसराइलीज को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है ना, कहा जा रहा है कि उनको मिली थी कि ईरान वो दोबारा से रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। ये वही यूरेनियम है जो कि पिछली जब जंग हुई थी, जब अमेरिका ने वो अपने जो है बड़े बॉम्ब्स फेंके थे यहाँ पे B-2 बॉम्बर्स से, तो उसमें फिर ये ऊपर से तो सारे तबाह हो गए थे साइट्स, लेकिन नीचे से वो क्योंकि इतनी जमीन दोस्त थी तो इंटैक्ट रही थी, तो यूरेनियम उसमें बच गया। और वो यूरेनियम कहा जा रहा है कि वो गैस की सूरत में मौजूद है, सिलेंडर्स में है, लेकिन जाहिर है वो सॉलिडिफाई हो सकता है और वो फिर उसके बाद मजीद अफसुदा भी हो सकता है। तो और यही मसला इस न्यूक्लियर जो है, इसी पे बार बार जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इंसिस्टेंस थी कि जो न्यूक्लियर जो मसला है वो क्रक्स है। तो अभी ठीक है, अगर वो सारा मसला अभी हल नहीं भी हो सकता क्योंकि दोनों साइड्स की बड़ी शदीद रिजर्वेशंस हैं। देखिए जो है इसमें इंडिकेशंस तो हैं कि एक वक्त में ईरान ने कोई 3 साल की बात की थी कि 3 साल की वो जो है ना सस्पेंशन मानेंगे, 0% एनरिचमेंट की बात मानेंगे 3 साल के लिए, लेकिन अमेरिका फिर 20 साल की बात वो उनका मुतालबा था, फिर बात बन नहीं रही थी। तो वो तो खैर चले, मसला चलेगा। इसी तरह जो 440 किलोग्राम यूरेनियम अफसूदा जो है 60% तक, उसका जो मामला है उसमें ये बात हो रही थी, अमेरिका चाहता था कि वो उनके हवाले किया जाए, फिर बात थी किसी थर्ड कंट्री के हवाले किया जाए। ईरान कह रहा था कि ठीक है, हम उसको अगर बाकी चीजें तय हो जाती हैं तो हम डाउन ब्लेंड कर देंगे, यानी कि उसकी अफजूदगी कम कर देंगे, 60% से हम 3-4% तक ले आएंगे, लेकिन वो ईरान नहीं होगा। तो ये तो अगर लेट्स से कि अभी जिस एग्रीमेंट की बात हो रही है उसमें देखिए, और मार्को रूबियो ने तो कह दिया उस पर कि अभी तो जो होगा वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही हो सकता है, और वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है उसमें तो मेन चीजें भी आएंगी ना। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ईरान की इस पे बहुत शदीद इंसिस्टेंस है, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि अगर वो न्यूक्लियर पे थोड़ा सा ये इस हद तक माने उनकी बात कि ठीक है जी, फिलहाल के लिए 0% आप अभी इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और वो 440 ग्राम जो यूरेनियम है उसको भी एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उसके बदले में हो सकता है इनको ईरान के कुछ फंड्स जो हैं वो अनफ्रीज करने पड़े अमेरिका को। वो काफी ज्यादा है, वो ईरान तो कहता है $100 बिलियन तक है, $100 अरब तक, तो उसमें से काफी सारे दूसरे मुल्कों में है, इवन कतर में बहुत सारे और मुल्कों के बैंक्स में है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नहीं, बट जॉर्ज साहब, जो गारंटी की बात होती है उस पर हमने प्रीवियसली ये एनालिसिस देखा है कि इस बात का भी मुतालबा हो सकता है कि जो भी पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट होंगे उस पर सिक्योरिटी काउंसिल से या UN से रेजोल्यूशन को रेटिफाई करवाया जाए, क्योंकि इसके अलावा तो वो ट्रस्ट नहीं करते अमेरिकन पे। इज़ दैट अ पोटेंशियल वे आउट जिससे इस डील को सील किया जा सकता है, या ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, मुमकिन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपस में ईरान और अमेरिका मान जाते हैं और फिर इस बात पे आ जाती है जो है ना, अगर बात इस पे आ जाती है कि ठीक है जी, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से उसको एक रेजोल्यूशन की सूरत में मंजूर कराया, वो भी अंडर चैप्टर 7 जो है ना, ताकि उसकी सैंक्टिटी जरा बहुत ज्यादा हो, तो वो फिर देखें, अगर उसकी कोई मुखालफत ना करे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह का रेजोल्यूशन को आखिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आप देखा नहीं आपने, जो उनका जो फॉर्मूला था गजा के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन अप्रूव कराया था, जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, जिसके तहत, तो अगर वो हो सकता है तो ये भी मुमकिन है। मैं समझता हूँ अगर बाकी इतनी ज्यादा इंसिस्टेंस हुई, और इंसिस्टेंस ईरान की तरफ से ही हो सकती है ना, अगर वो इतना इंसिस्ट करेंगे। और ट्रस्ट डेफिसिट का इशू कौन रिजॉल्व करेगा? जो चाइना का दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है? चाइना का दौरा जो है ना, वो मैं बहुत अहम समझता हूँ, और वो इसलिए भी, मैं तो कितनी बार मैंने ये कहा कि जी चाइना इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, और वो डिप्लोमेसी में वो क्यों मैंने कहा, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा लेवरेज ईरान पे उनको है दुनिया में, 90% से ज्यादा उनका तेल खरीदते हैं, फिर साथ ही एक $500 बिलियन का उन्होंने आपस में मुआहदा किया हुआ है अगले बहुत से आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट का, फिर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी है, फिर उसके बाद जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है सारी, वो खड़ी है बहुत हद तक उस सपोर्ट पे जो चाइना उनको फराहम करता है इन टर्म्स ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजी, जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या मेटल अलॉयज हैं, यहाँ तक कि जो मिसाइल्स हैं, इसका जो फ्यूल है, ये भी चाइना से केमिकल्स आते हैं, तो वो इसलिए चाइना की लेवरेज है। तो चाइना की भी इस मौके पे मैं समझता हूँ उनका तो हमेशा ही बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। वो भी मेरा अंदाजा ये है कि वो भी
ईरान पे इस चीज के लिए जोर देंगे कि अब देखें, अब ये अपना हुर्मुज़ का मामला तय होना चाहिए True. और आप किसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। क्योंकि वो तो हमेशा चाइना का तो ये ना हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल होता है, चाइना और का वो मतलब- आम भी होगा जिस तरह से। बिल्कुल, जो लेवरेज चीन का है वो आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को। बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया। सईद खान साहब, जौहर सलीम साहब, हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।